हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट ये 10 है, इसके पहले 9 ऑलरेडी अपलोड कर दिए जा चुके हैं और 1 to 2 ऐसे वीडियोज़ हैं जिन पे ये बात की गई है कि इंग्लिश के माफ़ करिएगा, हिंदी के जो गद्यांश और पद्यांश हैं उनको कम समय में किस तरह से सॉल्व किया जाए और कुछ यूनिक जो मेथड मैं यूज़ करती हूँ, एग्ज़ाम के टाइम में करती थी, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर चैनल पर चेकआउट करें, आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी और अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए। तो देखिए, हिंदी का पेपर जो 27 दिसंबर 2021 में जो प्रश्न आए थे सीटेट के एग्ज़ाम में, वही प्रश्न होने वाले हैं और ये टॉप 30 प्रश्न होंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपका कितना 30 में स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न यानी कि पद्यांश गद्यांश के साथ हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट कितना है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर सेट, तो बताना नहीं है कि इम्पॉर्टेंट तो है ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और क्या है प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में बात की जाए, गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात कर ली जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग शुरू करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में हिंदी, जैसे कि अगर मान लीजिए सीटीपी, हमें मुझे लगती है कि जहाँ तक सीटीपी सबकी चहेती है, सबको लगभग आती है और सबकी फेवरेट सब्जेक्ट भी है सीटेट के एग्ज़ाम में। और तो सभी लोग सीटीपी करने के बाद हिंदी करते हैं या जिनका होता है कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट अच्छे से कर पाता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस पे जाएंगे। तो मान लीजिए कि हिंदी जब आप ओपन करते हो, सबसे पहले आपको गद्यांश, उसके बाद पद्यांश और गद्यांश से संबंधित प्रश्न, उसके बाद पद्यांश, फिर पद्यांश से संबंधित प्रश्न, उसके बाद पेडागोगी आ जाती है आपकी। तो देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम गद्यांश पढ़ते हैं तो गद्यांश को पढ़ने से पहले उनके प्रश्नों को देख लेते हैं। मैं क्या आपको बताती हूँ कि हाँ हम प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन उस टाइम में जो हमें पेपर मिल रहा होता है, पेज जो मिलता है, पेन और पेज साथ में जो दिया जाता है, उसको हम पहले नोट डाउन करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में तो ज़्यादा दिक्कत होती थी। फ़िलहाल अब तो ऑफ़लाइन होने की संभावना है, बातें हो रही हैं, तो ऑफ़लाइन है तो ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। फिर भी समय बचाने के लिए हमें ये करना है कि हम बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ें। और ऑनलाइन अगर हो तो क्या करना है हमें कि जो प्रश्न हैं उनको पहले लिख लेना है, रफली नोट डाउन पेज पे कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस को पैराग्राफ को पढ़ना है यानी कि गद्यांश को पढ़ना है, फिर हल करना है। तो पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हमारा कर्तव्य क्या है, दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है देशभक्त शब्द का समास है, ये व्याकरण है, तो ये गद्यांश से इसका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा। गद्यांश में स्रोत शब्द से तात्पर्य है। सौहार्द शब्द का अर्थ है, ये भी व्याकरण से संबंधित है। दुर्व्यवस्था, देखिए दुर्व्यवस्था यहाँ पे खुद गलत लिखा हुआ है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, दुर्व्यवस्था इस तरह से रहेगा। फिलहाल अभी इस प्रश्न पे आएंगे तो बातें होंगी। और इसके बाद गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है, तो ये प्रश्न हुए और गद्यांश से संबंधित 9 प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद पद्यांश से संबंधित आपके प्रश्न होंगे 6। आगे देखते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर के कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि हो। देखिए, सौहार्द से संबंधित प्रश्न है और खराबी कहाँ है इससे भी संबंधित प्रश्न है और जीवन प्रारंभ कहाँ से होता है
यहाँ से भी दुर्व्यवस्था क्या है ये भी पूछा गया, असंतोष का कारण ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है, ये देखिए ये भी प्रश्न में पूछा गया है, तो ध्यान से अगर आप ऑनलाइन अगर क्लास हो रही है, अगर होगा एग्ज़ाम, तो आपको नोट कर लेना है सारे जो भी 9 हैं, 9 में जो व्याकरण है उनको तो नोट करना नहीं है पेज पर रफली, क्योंकि आप इतना लिखिए, आधा ही लिखिए, बस आप समझ पाएँ इतना लिखिए। तो इससे है कि जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में हिट करता है, हम चीज़ों को सीख लेते हैं। उस टाइम में हम जान लेते हैं कि यहीं से संबंधित प्रश्न है, तो उसको ज़्यादा ध्यान कर लेते हैं। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरों को दोष देते हैं। सही है, आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आगे का भारत वैसा ही होगा, आप लोग अपने जीवन को उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप देशभक्त हैं, और यदि अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। कहने का मतलब है, आप अगर व्यवस्थित हो जाते हैं तो देश का भी भविष्य उससे सुधरेगा। अगर आपका भविष्य सुधरता है तो उससे समाज का, देश का भी भविष्य सुधरेगा। यही बात हो रही है, और इसमें बड़ों का आदर। अब देखते हैं, प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, और जहाँ जहाँ प्रश्न थे उन पे चर्चाएँ भी की हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस के साथ प्रश्नों को। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? हमारे जीवन में, हमारे मन के भीतर, हमारे असंतोष में, हमारे अपने घर में। सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर जो है, पहला जो पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे हमारी खराबी क्या है, तो लास्ट में वो है जहाँ हम जन्म लिए हैं वो है अपना घर, वहीं से संबंधित ये क्वेश्चन है, उसी लाइन से। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, हमारा कर्तव्य क्या है? अपना कार्य निष्ठापूर्वक करना, दोषों को दूर करने का यत्न करना, देश के प्रति वफादार बने, सबके भावों का आदर करें। तो देखिए इसमें मेन बात काम क्या था, मेन जो बात कही गई थी वो कही गई थी कि हमारा कर्तव्य यह है कि हम दोषों को दूर करें। आगे देखते हैं, दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को दोष न देना, दूसरों को दोष देना, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरों को कष्ट ना हो, अपने आसपास की परिस्थितियों को दोष देना। तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सी वाला आंसर है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बात पैराग्राफ में कही गई थी, गद्यांश में, और ये लाइन भी आई थी। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है स्वयं के दोष ना देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति, दूसरों के दोष देखना, दूसरों को कष्ट न देना। तो चौथे इस ऑप्शन की सही बात कर ली जाए तो क्या है कि पहला ऑप्शन से हो जाएगा कि सबसे विचित्र बात यह है कि हम अपने दोष को, अपनी गलतियों को नहीं जानते हैं, समझते हैं, और दूसरी की गलतियों पर ध्यान देते हैं। तो यही बात गद्यांश में कही गई थी। देशभक्त का समास विग्रह है, देश में भक्त, देश का भक्त, तो दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा देश का भक्त। और ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास पूरी तरह से कारक पर, विभक्तियों पर निर्भर है। तो ये कौन सा है तत्पुरुष? ये संबंध तत्पुरुष समास है। तो जैसे धर्म ग्रंथ हुआ तो धर्म का ग्रंथ, तुलसी कृत हुआ, तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा रचित। तो ये चीज़ें जो हैं तत्पुरुष समास से संबंधित हैं। गद्यांश में स्रोत शब्द से क्या तात्पर्य? स्रोत शब्द से कारण, वृद्धि, जिम्मेदारी, प्रारंभ। तो स्रोत कहाँ से स्रोत है, यानी कि कारण। ठीक है, ये तो आसान है, आप समझ पाएंगे इसको। आगे देखते हैं, सौहार्द शब्द का अर्थ है आदर। कहाँ गया प्रश्न? आदर, मित्रता, शांति और संतोष। तो सातवें क्वेश्चन के आंसर की बात कर ली जाए तो जो इसका अर्थ होगा वो मित्रता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग ने इसी आंसर को माना है, दूसरे को ही। दुर्व्यवस्था, यहाँ पे देखिए यही मिसप्रिंट हुआ है आपका, दुर्व्यवस्था, यहाँ पे र नहीं रहेगा। तो इसका शब्द की संरचना क्या है? दुर्व्यवस्था, या दु और आधा र है, और फिर योग है, फिर व्यवस्था है, या अवस्था है, या दुर्अवस्था है, या दुर्ग अवस्था है। तो आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है? जो देश से द्रोह करे, जो अपने घर से असंतुष्ट है, जो अपने दोष नहीं देखता, जो अपने काम के प्रति उदासीन है। तो लास्ट में यही आखिरी वाली लाइन थी कि यदि आप अपने काम से उदासीन हैं तो आप वास्तव में क्या हैं? देशद्रोही हैं, और जो लोग अपना काम ठीक से करते हैं वो देशभक्त हैं। तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। तो अब आएगा पद्यांश। पद्यांश में भी हम क्या करेंगे? पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम गद्यांश को
पढ़ेंगे। तो प्रश्नों को पढ़ते हैं। इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है? हमारे लिए सुख दुख समान है, यह कविता के किस पंक्ति में व्यक्त होता है? पंक्ति होगा वहाँ पे। कविता में आए वहाँ चले पद का भाव है। उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये व्याकरण है। चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का आशय है। कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ है। तो 15 तक पद्यांश तक रहेगा। तो देखते हैं, अब पढ़ते हैं पद्यांश। हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। इससे भी संबंधित प्रश्न था और इससे भी संबंधित प्रश्न था। आलम से संबंधित प्रश्न है। जग में चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को कुछ अपना दिए चलें। तो देखिए, इसमें जो है जो कविता है ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें जो है एक ये भगवती शरण वर्मा के द्वारा रचित है और इसमें एक मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति है जो अपने मन को पूरी तरह से फ्रीली, बिना किसी चीज़ का ना ही चिंता करते हुए वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे उस बात को रखा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्ति की बात की गई है? तो मैंने आपको बताया मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति है वो, और जो किसी चीज़ पर ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है, बस अपनी लाइफ को डेली बाय डेली एंजॉय करता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे लिए सुख दुख समान है, यह कविता की किस पंक्ति से व्यक्त होता है? पंक्ति से। मस्ती का आलम साथ चला, कुछ हंसी और फिर कुछ रोए, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले। तो यही वाला बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें सुख और दुख दोनों की बात की जा रही है। कविता में आए वहाँ चले पद का क्या भाव है? कहीं बहुत दूर चले जाना, वीर गति को प्राप्त होना, एकांतवास में चले जाना, जीवन संग्राम में हार जाना। वहाँ चले दूर जाने का पद का जो भाव है 12 का जो सही आंसर है वो है दूसरा, जो वीर गति को प्राप्त होना, दूसरा ऑप्शन है। आगे देखते हैं। उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप जानते हैं किसी भी शब्द के लास्ट में जो भी गिनते जो है जुड़ते हैं शब्द या अक्षर, वो जो है उपसर्ग कहलाते हैं, और आगे जो जुड़ते हैं जो वो उपसर्ग है, पीछे जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय है। ठीक है, किसी शब्द के लास्ट में प्रत्यय और आगे उपसर्ग। तो देखिए उत, उल और उ या उल्ला। तो जो 13 का जो सही आंसर है वो बहुत ही आसान है, उत है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलना है बस इसलिए चले। अब समझ लीजिएगा, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय की बात हुई थी। तो शब्द के पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, बाद में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। मैंने कन्फ्यूजन नहीं करी वहाँ पे, आपको क्लियर बता दिया। हमारे चलने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे चलते रहने का कोई लक्ष्य नहीं है। देखिए कविता में नेगेटिव थिंकिंग की बात कहीं नहीं की गई है, तो जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा। चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ है अनुभव, हालात, घटना और विषय। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, हालात यानी कि हम आलम, इसका अर्थ वही हो जाएगा। अब पैडागॉजी आ जाता है, इसको ध्यान से देखते हैं। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं कहाँ से? मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में या प्राकृतिक वातावरण में। 16 के सही आंसर की बात कर लीजिए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में यानी कि वो अपने आसपास पड़ोस में, अपने घर से जो है जो सामाजिक संस्था का पहला है यानी कि अपना परिवार, वहाँ से बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है, और वो भी प्राकृतिक वातावरण में सीखता है, जिसको अनौपचारिक वातावरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक वह उस तरह से अनौपचारिक जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि उसमें नियम कानून का कोई पाबंद नहीं होता, उसमें फ्रीली हम चीज़ों को सीखते हैं। और औपचारिक जो होता है उसमें रूल, कायदे, नियम इस तरह से सीखा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर भी होगा। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता। पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा। एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून या व्यंग चित्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि जो प्रामाणिक सामग्री नहीं होगी वो होगी कि पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, दूसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखते हैं। जहाँ पे टफ होंगी चीज़ें वहाँ पे बातें की जाएंगी। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। शुद्ध रूपता, प्रवाह, बोधगम्यता, स्मृति। तो देखिए, बोधगम्यता का मतलब आप जानते हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ विकसित करना। तो 18 का जो सही आंसर है वो तीसरा आंसर हो जाएगा, समझ विकसित करना। क्योंकि आप किस तरह से कहानी को बता रहे हैं, बच्चा हूबहू नहीं अपनी भाषा में चीज़ों को आपको बता रहा है, तो वो बच्चा समझ कर चीज़ों को बता रहा है। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री को आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? जैसे कि आप देखते होंगे जो 1 to 5 की क्लासेस हैं उसमें बुक में जो है कोई कहानी आधी अधूरी लिख के छोड़ दी जाती है और फिर उसके बाद डैश 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 दे दिया जाता है ताकि बच्चा उसको अपने से भरे। तो वो कैसी गतिविधि है? अनुभव आधारित क्रिया, सामूहिक कार्य, लेखन गतिविधि, अंतग्राही गतिविधि। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, अनुभव आधारित। बच्चा अनुभव करेगा उसमें कि इसमें क्या, कल्पना करेगा कि इसमें क्या हो सकता है, और कहानी को बच्चा पॉजिटिव वे में ही लेगा क्योंकि वो जो अनुभव करेगा, वो बच्चा जो फील करेगा कि इस कहानी से उसे क्या पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, तो पॉजिटिव की तरफ कहानी को ले जाएगा। क्योंकि आधी कहानी लिखी होगी, बच्चा आधी कहानी ही करेगा और उसमें तर्क की भी बात हो जाएगी, बच्चा सोचेगा विचारेगा उस पर। ठीक है, तो अनुभव आधारित हो जाएगा। विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता? नेगेटिव है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। तो व्याकरणिक अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम, अर्थ संबंधी अनुक्रम, ध्वनि संबंधी अनुक्रम। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 20 का जो सही आंसर होगा वो चौथा ही हो जाएगा कि जो विदेशी भाषाएं हैं, यानी कि जैसे आप इंग्लिश भी रख लीजिए, उसमें आप प्रोनाउंसिएशन जो होता है, किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करने के लिए लोग अलग अलग अपना असेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है, यह नीली पेंसिल है। फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है, यह पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपने जेब में डालते हुए कहता है, मेरे हाथ में एक पेन और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। यह पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करते हैं? परिस्थिति आधारित उपागम, संप्रेषण उपागम, प्रदर्शन उपागम, प्रत्यक्ष उपागम। देखिए, अब जो है टीचर है वो चीज़ों को दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से सिखा रहे हैं, तो वो तो बात है, लेकिन उससे अर्थ निष्कर्ष क्या निकल रहा है? तो प्रत्यक्ष उपागम अगर आप लगा रहे हैं तो गलत है। ठीक है, 21 के सही आंसर की बात अगर करी जाए, जो सही आंसर हो जाएगा वो परिस्थिति आधारित उपागम है। पहला उसमें परिस्थितियाँ दे रहा है टीचर कि ये जो है लाल है, ये नीली है, और उसके बाद परिस्थिति आ रही है कि एक हाथ में रख रहा है टीचर और उसके बाद एक जेब में रख रहे हैं, तो ये परिस्थिति आधारित उपागम है। आगे देखते हैं। वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से हैं। बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता को प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, बच्चे के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको जैसे ये इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऐसा भी ऑप्शन दिया जाएगा इसमें 1 ऐसे 2 करके, फिर दूसरा दिया जाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, या 4 ही हैं यहाँ पे, तो इस तरह से करके जो पॉजिटिव होगा उसमें टिक लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस मैं लिखना भूल गई शायद, तो आप समझ लीजिएगा कि नीचे ऑप्शन दिया जाएगा, ए करके दिया जाएगा, जैसे 1 2 या 3, फिर बी करके दिया जाएगा 4 3
इस तरह से करके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा कि लिखा नहीं गया, शायद याद नहीं रहा मुझे। तो मनोवैज्ञानिक कारक है वो भी भाषा सीखने के लिए जो प्रभावित करेंगे। तो पहला तो आपका होगा ही कि बच्चे की रुचि इम्पॉर्टेंट है, तो पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो प्रोत्साहन, बच्चे से प्रोत्साहन। तो कोई भी माता पिता बच्चों को ऐसा नहीं कि हतोत्साहित करते हैं, वो जैसा भी हो बच्चा उसको प्रोत्साहित ही करते हैं। तो ज़्यादा मेन बात जो हो गई, जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान मानता है, वो है बच्चे के आसपास का परिवेश। तो दूसरा हो गया ऑप्शन, ठीक है। फिर दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन है ना, तीसरा। उसके बाद पुरस्कार एवं दंड, ये भी प्रभावित करता है बच्चों को। तो ये हो गया चौथा। तो यही ऑप्शन अगर रहेगा ऑप्शन में तो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है मुख्य शब्दों द्वारा। ये प्रश्न कहाँ चले जाते हैं, कुछ भी क्लिक हो जाता है। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता पूछी जा रही है। तो मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। जो भी मुख्य शब्द, जो भी वाक्य बोले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं या चीज़ों को कहा जा रहा है, तो संप्रेषित किया जा रहा है, आपसे बातचीत की जा रही है, तो उसको समझ कर अर्थ निकालना उसका। वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोषगत अर्थ ग्रहण करना। शब्दों के लिंग वचन कारक आदि को बदलकर उनके सही रूपों का प्रयोग करना। अपरिचित शब्द का अनुमान लगाना, जो अनुमान आप नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ हद तक अनुमान लगाना सही है, एग्ज़ाम के टाइम में हम आप सभी ऐसा करते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें हमेशा कॉन्फिडेंटल बनाना है, बच्चा कॉन्फिडेंस हो, बच्चे को अपने आप में कॉन्फिडेंस हो। तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भी हम बोले तो उसका अर्थ हमें खुद समझ में आए और सामने वाला भी उसको समझ सके। आगे देखते हैं, अर्थबोध की योग्यता यानी समझ की योग्यता में सम्मिलित है श्रवण और पठन, श्रवण और लेखन, पठन और लेखन, लेखन और भाषण। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो श्रवण और पठन दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है समझ में। जब आप सुनेंगे और उसको पहले से पढ़े रहेंगे तो वो आपकी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा के लिए माध्यम की भाषा, सह राजभाषा। तो राजभाषा है, ऑफिशियल है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या है? तो यह एक सह राजभाषा है, ठीक है। ये आपको पहले से पता है, ये दो ऑप्शन बहुत ही आसान है। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? ठीक है, नहीं है अवयव पूछा जा रहा है। निगेटिव। तो बलाघात, घात, लहजा, संयोजन, विहंग, दृष्टि। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, विहंग दृष्टि जो है वो विज्ञान के 5 अवयव में नहीं आती है। आगे देखते हैं, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? पठन का उपकौशल आप सभी लोगों ने पढ़ा है। उसके स्वर में ऊंचे स्वर में पढ़ना, भगवान ऊंचे स्वर में है, ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना। पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से पढ़ना, देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, बेहतर उच्चारण के लिए पढ़ना। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर है वो आपका चौथा है, ये पढ़ने का कौशल है, उपकौशल नहीं है। ये चारों जो है, तीनों जो है वो पढ़ने का उपकौशल है, लेकिन ये उपकौशल नहीं, ये कौशल है। ठीक है, चौथा ऑप्शन पठन का कौशल है। आगे देखते हैं, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक की तरह। बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थी से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से इस कहानी को पूरा करें, जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न 2 आए, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, बौद्ध परीक्षण, क्लोज परीक्षण। तो इसको क्लोज परीक्षण कहा जाता है। ये एक लघु परीक्षण होता है, बहुत ही कम समय में चीज़ों को आंका जाता है, आकलन किया जाता है कि बच्चा कितना सीख चुका है या वो सोचने की क्षमता बच्चे की कैसी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। इसका निर्माण निर्धारित एवं उद्देश्य के मापन के लिए किया जाता है। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आते हैं। यह पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। ये परीक्षाओं के लिए दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचित का भी मापन करते हैं। 30 के और सबसे जो लास्ट है आपका प्रश्न, इसका जो सही आंसर है वो चौथा
ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।